दोस्तों 12वीं पास करने के बाद हर छात्र के मन में एक सवाल होता है कि अब आगे हम क्या करें। कुछ लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12वीं पास करने के बाद मिलने वाली टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें रिस्पेक्ट है, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा फ्यूचर है। यह वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा पूरा करियर रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं 10 से लेकर 1 तक। सबसे पहले नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी डीईओ या फिर क्लर्क। ये वो पोस्ट होता है जो कि आपको हर सरकारी विभाग में मिलता है। बात करते हैं एंट्री ऑपरेटर की, जो कंप्यूटर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर और सेफ ऑप्शन माना जाता है। क्लर्क का काम होता है ऑफिस की फाइल्स को संभालना, यानी ऑफिस में रिलेटेड जितने भी काम होंगे सब उसके जिम्मे होगा। कंप्यूटर पे डेटा एंट्री करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, लेटर लिखना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। आज लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है। अगर आपने एडीसीए, डीसीए या कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है तो क्लर्क जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं और आपकी एलिजिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। सैलरी, क्लर्क डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी स्टार्ट होती है आपको 25 से लेकर 40,000 तक। हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट में या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू आप लग रहे हैं तो थोड़ा कम से शुरू हो, बट अभी के टाइम पे ये 25,000 रुपए के लगभग हो चुका है, जो एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंट के अनुसार आपका बढ़ते रहेगा जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। इसलिए अगर आप कंप्यूटर नॉलेज के साथ एक स्टेबल और रिस्पेक्टफुल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर कह सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जो कि कह सकते हैं कम पढ़ाई में स्टेबल करियर आपको देता है। अब बात करेंगे 9 नंबर, यानी मैं उल्टी गिनती कर रहा हूं, तो अब मैं 9वें नंबर जो करियर है, जो जॉब ऑप्शन है, उसके बारे में बात करूंगा। और इसका हेडिंग मैंने दिया है फॉरेस्ट गार्ड। बात तो समझ गए होंगे आप, फॉरेस्ट गार्ड यानी किसके ऊपर बात होने वाली है। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, जो उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट गवर्नमेंट जॉब है जिन्हें नेचर और आउटडोर वर्क से लगाव होता है। फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है जंगलों और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करना, इलीगल कटिंग, हंटिंग को रोकना, फॉरेस्ट एरिया की निगरानी करना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में योगदान देना। इस जॉब में आपको ऑफिस में बैठने के बजाय फील्ड वर्क में काम करने का मौका मिलता है, जिसमें जॉब इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस बन जाता है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो होती है वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, जिसमें रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट होता है। सैलरी की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी में आपको 20 से लेकर 30,000 रुपए तक मिल सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो साथ ही साथ आपको कुछ गवर्नमेंट अलावेंस भी मिलते हैं और आप जंगल और पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। तो अगर आपको नेचर से बहुत प्यार है, आप डिसिप्लिन्ड है, आप रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। ये हो गए हमारे 2 करियर ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर करियर ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा है पोस्ट ऑफिस, यानी जीडीएस या एमटीएस। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पोस्ट ऑफिस जॉब कह सकते हैं हम, या जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवा, या फिर एमटीएस जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये 2 आपके इसमें ऑप्शन में आते हैं, जो सरल है, सुरक्षित है, आपके करियर को कह सकते हैं सबसे पॉपुलर और सेफ गवर्नमेंट जॉब में से एक है। पोस्ट ऑफिस जॉब का सबसे बड़ा फायदा है यह एक स्थिर जॉब है, सम्मानजनक करियर देता है। इस जॉब में काम का प्रेशर कम होता है और जॉब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट ऑफिस जीडीएस में सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पे होता है, यानी ज्यादातर केसेस में कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधे मार्क्स देखा जाता है आपका और आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। एमटीएस में सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होता है। वर्क प्रोफाइल क्या होगा आपका, तो पोस्ट ऑफिस में काम करना होगा, लेटर और पार्सल्स हैंडल करने होंगे, डिलीवरी और काउंटर वर्क्स देखना होगा, रिकॉर्ड और बेसिक कंप्यूटर वर्क्स आपको इस पे आने चाहिए होते हैं ताकि आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकें। सैलरी क्या होगी, तो जीडीएस और एमटीएस इस दोनों में सैलरी आपको 18,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति महीना हो सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट अलावेंस भी मिलते हैं कुछ आपको। जो सिलेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया, मेरिट के आधार पर आपका होता है। अब हम लोग बात कर ले कि इसमें कंपटीशन वाली जो बात है वो बहुत ही कम है, स्टेबल है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपका ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर जॉब ऑप्शन की तरफ, जो कि है रेलवे ग्रुप डी। 12th के बाद से अगर आप बात करें
तो रेलवे ग्रुप डी की जॉब को पा सकते हैं। और सच कहा जाए तो रेलवे जॉब का मतलब होता है लाइफ टाइम सिक्योरिटी। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और ग्रुप डी की नौकरी गांव और शहर दोनों बैकग्राउंड के छात्रों के लिए बहुत ही मजबूत करियर ऑप्शन है। रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर कई इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, जैसे ट्रैक मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट एंड गेटमैन। इन सभी जॉब्स में वर्क प्रोफाइल क्लियर होती है और ट्रेनिंग के बाद काम आसान और फिक्स होता है, एक तरह से कह सकते हैं। एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कराई जाती है। इसमें रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एग्जाम सिलेबस ज्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए रेगुलर प्रिपरेशन से इजीली आप सिलेक्शन पा सकते हैं। सैलरी क्या होगी, क्या बेनिफिट होंगे, तो रेलवे ग्रुप डी की स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपको 22 से लेकर 32,000 रुपए प्रति माह होता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलावेंस भी मिलते हैं और भारत में अगर कहा जाए तो रेलवे एक तरह से लाइफलाइन है और उसमें आपको जॉब मिलेगा। पीए, एचआरए, फ्री के बहुत सारे डिस्काउंट्स भी रेलवे ट्रेवल्स में मिलते हैं, पेंशन्स भी होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी। क्यों चुने रेलवे ग्रुप डी, तो परमानेंट अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, फिक्स वर्किंग आवर चाहते हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर अपॉर्चुनिटीज भी इसमें रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको रेलवे में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टेबल, रिस्पेक्टेड और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑप्शन, जो कि हमारा छठा लिस्ट में नंबर होने वाला है, स्टेट पुलिस कांस्टेबल। अब बात करते हैं पुलिस जॉब की, जो समाज के पहचान, सम्मान और पावर देने वाले सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब में से एक मानी जाती है। पुलिस की नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करने का एक बड़ा अवसर भी होता है। इसलिए लाखों युवा हर साल पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब पुलिस जॉब को क्यों चुने, तो पुलिस जॉब युवाओं को रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, डिसिप्लिन और लीडरशिप जैसी चीजें सिखाता है, समाज में अलग पहचान जैसे क्वालिटीज देता है। इस जॉब में आप लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये आपका होता है एग्जाम्स। स्टेट पुलिस एग्जाम लेता है आपका। पुलिस भर्ती स्टेट पुलिस एग्जाम के माध्यम से होती है। हर राज्य अपनी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कराता है। इस एग्जाम में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और फिजिकल फिटनेस पर जोर दिया जाता है। सैलरीज जो होंगी और जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो एक पुलिस कांस्टेबल के स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25 से लेकर 40,000 रुपए होती है। इसके साथ आपको डीए और अन्य अलावेंसेस, प्रमोशन के साथ जॉब सिक्योरिटी और पेंशन्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी मिलती हैं। पुलिस जॉब किसके लिए बेस्ट है, सीधी सीधी बात करें तो फिजिकल फिटनेस तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल फिट स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक है, डिसिप्लिन पसंद करने वाले युवा के लिए है, समाज की सेवा करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप सम्मान, पावर और देश सेवा से जुड़ी एक मजबूत गवर्नमेंट देना चाहते हैं तो पुलिस जॉब आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। अब हम लोग बात करेंगे एक अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा होगा 5वां नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये भी एक पुलिस की ही नौकरी है। दोस्तों, जो आज के समय में युवाओं को सबसे लोकप्रिय गवर्नमेंट जॉब में से एक माना जाता है, वो है एसएससी जीडी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कम पढ़ाई में स्टेबल गवर्नमेंट नौकरी पाने का ये एक बेहतरीन मौका है। इसलिए हर साल लाखों कैंडिडेट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। कैंडिडेट को 12th पास होना जरूरी है। एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड सरकार के नियमों के अनुसार होते रहते हैं, जो कि थोड़े बहुत घटते बढ़ते रहते हैं। एग्जाम एसएससी जीडी एग्जाम का आयोजन करता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसी के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। अगर इसके पाठ्यक्रम यानी पूरे सिलेबस की बात करें तो एसएससी जीडी एग्जाम में 4 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। पहला नंबर होता है जीके यानी जनरल नॉलेज, देश दुनिया, सामान्य जानकारी, ये सारी चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए। मैथ, बेसिक कैलकुलेशन और रीजनिंग मैथ आपको आना चाहिए। रीजनिंग एक अलग से ही आपको लॉजिकल थिंकिंग और आईक्यू टेस्ट के लिए लिया जाता है। हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश भी इसमें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स क्या होंगे। तो एसएससी जीडी की जो सैलरी होती है वो 22 से 35,000 रुपए करीब में होती है। बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं जो इस सैलरी को, ये तो बेसिक हो गया, काफी बढ़ा देते हैं। इसके साथ मिलती है आपको जॉब की सिक्योरिटी, प्रमोशन के अवसर, पेंशन्स और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज। दोस्तों, अगर आप कम क्वालिफिकेशन में
एक स्ट्रांग और सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है एनडीए। एनडीए ऑफिसर्स बनने का रास्ता आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है, जो देश की सबसे बड़ी डिफेंस एकेडमी में से एक है। एनडीए से ट्रेनिंग लेकर ही भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में ऑफिसर्स बनते हैं। अगर आपका सपना है देश की सेवा करना, ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म पहनना, तो एनडीए आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो एनडीए एग्जाम के लिए कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं इसमें। एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड यूपीएससी के नियमों के अनुसार होते हैं। एग्जाम आपका यूपीएससी यानी यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन द्वारा लिया जाता है। यह एग्जाम देश के टफेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड एग्जाम में से एक माना जाता है। अब इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं तो एनडीए के एग्जाम में 2 मेन पेपर होते हैं। एक होता है मैथ, जो 10+2 लेवल के मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी, जिसमें जीके, इंग्लिश, साइंस और करंट अफेयर शामिल होते हैं। इसके बाद एसएसबी इंटरव्यूज और मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। इसमें क्या फीस लगती है? तो एनडीए एग्जाम की एप्लीकेशन फीस केवल 100 रुपए होती है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देनी होती है, बाकी सबके लिए नहीं लगता है। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो एनडीए से ऑफिसर बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी कम से कम आपकी 56,000 रुपए प्रति माह होगी, और प्लस जितने अलाउंसेस मिलेंगे वो सब ऐड कर लीजिए इसमें। अगर आप ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो एनडीए आपके सपनों को साकार कर सकता है। सबसे पावरफुल और सम्मानजनक एक रास्ता है देश के सेवा करने का। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले ऑप्शन का, जो कि है हमारे टॉप 3 लिस्ट में से तीसरा नंबर। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स की, जो युवाओं को एक स्काई लेवल करियर देने के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी और पावर दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आपका सपना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है और देश की सुरक्षा में योगदान देना, तो इंडियन एयरफोर्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से है। 12th पास होना जरूरी है। ग्रुप एक्स के लिए साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें मैथ और फिजिक्स आप जरूर पढ़े हो। ग्रुप वाई के लिए एनी स्ट्रीम यानी कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, जो बस 12th पास स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब हम लोग बात कर ले एग्जाम की। इंडियन एयरफोर्स की भर्ती ग्रुप एक्स और वाई एग्जाम के माध्यम से होती है। उसमें ऑनलाइन रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो एक्स और वाई ग्रुप जो एयरफोर्स का है, इसके एग्जाम के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर में आता है मैथ। 12वीं लेवल के मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए। फिजिक्स आपको पता होना चाहिए। भौतिक विज्ञान बेसिक्स कंसेप्ट इसके जरूर आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स पते होने चाहिए। इंग्लिश आपको आना चाहिए, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग आपको आना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सैलरी की बात कर ले तो इंडियन एयरफोर्स की सैलरी लगभग 33 से लेकर 50,000 रुपए प्रति माह होती है। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस अलावेंसेज मिलते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, यूनिफॉर्म और एकोमोडेशन भी आपको मिलता है, प्रमोशन और पेंशन बेनिफिट्स भी आपको साथ साथ मिलते हैं। अगर आप एक हाई रिस्पेक्ट, हाई टेक्नोलॉजी और एडवेंचरस करियर चाहते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉप सेकंड के करियर के बारे में, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में से मैंने चुना हुआ है, और ये है आपका इंडियन नेवी। दोस्तों, समुद्र की सेना जो है ना, वो हर देश के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो कि आम लोगों की जानकारी से एकदम बाहर होता है। तो हम बात करेंगे इंडियन नेवी की। अगर आप समुद्र के बीच रहकर देश सेवा करना चाहते हैं, इंडियन नेवी आपके लिए एक शानदार करियर बन सकता है। इंडियन नेवी न सिर्फ डिसिप्लिन सिखाती है, बल्कि आपको एक एडवेंचरस और सिक्योर लाइफ भी देता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें हम, तो इंडियन नेवी में एसएसआर और एए के लिए एलिजिबिलिटी कुछ ऐसे है, जैसे कि कैंडिडेट को सिर्फ 12th पास होना पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो 12th पास स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, और अभी आने वाले 1 से 2 महीने बाद 12th के एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं किस में करियर बनाऊं, मैं कौन सा ऑप्शन चुनूं। तो इसीलिए मेरा ये गाइडलाइन है आपके लिए, ताकि आप इसमें से अपने लिए सही करियर चुन सकें। ये सारी जानकारी आपको सही सही आप तक पहुंचाना। अगर मैं इसके स्ट्रीम की बात करूं तो साइंस आपका स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना अनिवार्य है।
एज लिमिट की अगर बात करें तो 17 से लेकर 21 साल के बीच ही एज होनी चाहिए, उससे अधिक एज वालों का नेवी में नहीं होता है। एग्जाम नेवी एसएसआर एए एग्जाम आपका किस तरह से होता है, तो इसका भर्ती एसएसआर द्वारा सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जिसको बोलते हैं हम लोग, और एए यानी आर्टिफिसर अप्रेंटिस एग्जाम के जरिए होता है। इसमें रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सभी कुछ शामिल होते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो नेवी एसएसआर में जो सब्जेक्ट है वो है सबसे पहला नंबर मैथ। 12वीं लेवल के मैथ इसमें भी पूछे जाते हैं। फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए, इंग्लिश में वही पिछले जो हम आप सीख रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। इसकी फीस की अगर हम बात करें तो नेवी एसएसआर और एए एग्जाम की फीस 215 रुपए सिर्फ होती है, यानी सिर्फ 215 रुपए में आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। कट ऑफ की बात करें तो नेवी एसएसआर एए में सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आमतौर पे 50 से 60% के बीच में होती है, जो एग्जाम लेवल और वैकेंसीज पर डिपेंड करती है। सैलरी प्रमोशन एंड पेंशन इंडियन नेवी में स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30 से लेकर 45,000 के करीब में होता है, ये आप सैलरी पाते हैं। इसके साथ रेगुलर प्रमोशन, पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं। फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, एकोमोडेशन और अलावेंस तो होता ही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप एक डिसिप्लिन, एडवेंचरस और लाइफ लॉन्ग सिक्योर डिफेंस करियर चाहते हैं तो इंडियन नेवी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे मैंने जो रखा है 12th के बाद करियर का, अब हम बात करते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं 12th के बाद। एक नंबर में मैंने रखा है इंडियन आर्मी, जिसको मैं बोलता हूं देश सेवा, डिसिप्लिन प्लस सम्मान, तीनों चीजें इस करियर, इस जॉब ऑप्शन में होता है। भारतीय सेना एक नौकरी नहीं है बल्कि देश सेवा का एक जुनून है। यहाँ आपको डिसिप्लिन, सम्मान और देशभक्ति तीनों एक साथ देखने को मिलती है। अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें गर्व हो, इज्जत हो और देश की सेवा हो तो इंडियन आर्मी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इंडियन आर्मी में कौन कौन सी पोस्ट होनी चाहिए, तो इंडियन आर्मी में जो सबसे पहली पोस्ट होती है वो होती है सोल्जर, जीडी यानी जनरल ड्यूटी। दूसरा नंबर आता है क्लर्क या स्टोर कीपर कह सकते हैं। फिर आता है ट्रेड्समैन। हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो जैसे इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए तो पहले नंबर आपको 12th पास करना होगा, जो ट्रेड के अनुसार अलग अलग स्ट्रीम के हो सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से घटाकर 17.5 साल कर दी गई है, जहां से लेकर 21 साल के बीच में आपका होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन आर्मी में। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं उसको। फिर फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें दौड़, ऊंचाई और आपके छाती की माप की जाएगी, जो कि दिए हुए पैमाने के बराबर होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट होगी, पूरी हेल्थ चेकअप होगी, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इंडियन आर्मी एग्जाम में ये सब्जेक्ट जो होते हैं उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज होगा जनरल नॉलेज। खूब अच्छी जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, रीजनिंग आपको पता होना चाहिए और इंग्लिश, हिंदी 2 भाषाओं की नॉलेज आपको होनी चाहिए। की बात करें अगर हम कितने खर्चे लगेंगे, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो 250 रुपए का खर्चा आएगा, जो ऑनलाइन मोड से भरी जाती है। कट ऑफ भी आमतौर पर इसका 35 से 40% के बीच ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता, जो ट्रेड और वैकेंसीज के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, सैलरी की अगर बात करें तो इसकी भी सैलरी लगभग 25 से लेकर 40,000 रुपए के करीब में होता है। इसके साथ साथ आपको मिलता है फ्री राशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, प्रमोशन, पेंशन तो होते ही हैं। इंडियन आर्मी में प्रमोशन के स्टाइल बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे सोल्जर, फिर आप हवलदार, फिर जेसीओ ऑफिसर, इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिक्रूटमेंट के बाद पेंशन की सुविधा भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप एक डिसिप्लिन, रिस्पेक्टेड और पेट्रियोटिक लाइफ जीना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी आपके लिए सिर्फ करियर नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रिपरेशन का। मैंने आपको 10 जो जॉब प्रोफाइल से उसके बारे में बता दिया, बहुत डिटेल में बता दिया, सारे सिलेबस के साथ साथ क्या कितनी सैलरी बनेगी, सब चीज बता दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने आपको। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल बनता है, और अगर सवाल बनता है तो आगे आने वाले 10 वीडियोस इसी सारे टॉपिक पे जुड़े हुए मैं बना दूंगा। जो मैंने आपको 10 प्रोफाइल बनाए हैं उस 10 टॉपिक पे डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि आपको उसमें से कोई एक चुनते हैं उसको आप अच्छे से देख के समझ कर लें।
तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन प्रिपरेशन रोड मैप का। तो क्या क्या करना होगा ताकि आप इन 10 जॉब में से किसी एक को पा सकते हैं। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी और सिस्टमेटिक हो जाएगी। सबसे पहले नंबर, आप डेली जीके पढ़िए। रोजाना करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके जरूर पढ़ना जरूरी है। अखबार, मंथली मैगजीन और ट्रस्टेड ऑनलाइन सोर्स से जीके अपडेट रखिए। मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ और रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी दोनों ही चाहिए होते। इसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले को याद रखना होगा। फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करिए। डिफेंस और पुलिस जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा कंपलसरी है। डेली रनिंग, एक्सरसाइज, बेसिक फिटनेस रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों, मॉक टेस्ट देना नहीं भूलें। मॉक टेस्ट से आपको एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है। गलतियों का एनालिसिस करके परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉलो करते रहें। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पर नजर रखें ताकि सही सिलेबस और सही एग्जाम डेट की सही समय पे जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप कॉमन प्रिपरेशन रोड मैप के डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट या डिफेंस एग्जाम को क्लियर करने में आपको काफी आसानी होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको 12वीं के बाद टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब का कंप्लीट रोड मैप इस वीडियो में एक एक करके बता दिया है। कौन सा गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कौन सा होता है और सैलरी व फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहती है। मेरा मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं बल्कि आपको सही दिशा दिखाना है ताकि आप अपना करियर सोच समझ कर चुने और समय रहते सही तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है, अगर आपके मन में गवर्नमेंट जॉब को लेकर कॉन्फिडेंस आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर करें, क्लासमेट को शेयर करें ताकि वो भी एक सही गाइडलाइंस पा सके। अगर आप ऐसे ही करियर, कंप्यूटर और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सच्ची जानकारी चाहते हैं तो कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।